स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है, 10th क्लास की है बेटा ये आपकी, और 11 तारीख की वर्कशीट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैव उपक्रम चैप्टर अपना। ठीक है, 6 चैप्टर है आपकी ये बुक का। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अपने एक नेक्स्ट प्रक्रम के बारे में, जो कि क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, इससे पहले हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था परिवहन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन वाले में क्या है, किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं बेटा, अपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, कोशिकाओं में होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। जैसे बेटा हमारी किचन में खाना बनता है तो कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट भी बच जाता है उससे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरत होती है उसको बनाने के लिए, बनाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ज्य पदार्थ, मतलब कि वेस्ट पदार्थ जो किसी काम के नहीं है, वो पदार्थ भी बच जाते हैं। ठीक है, तो उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों को निष्कासन आवश्यक हो जाता है। तो उनका मतलब कि निष्कासन मतलब निकालना, शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर तुम किचन में तुमने खाना बनाया और कुछ वेस्ट बच गया तो तुम उसको क्या करते हो, डस्टबिन में डालते हो, फिर बाहर डाल के आते हो उसको। ये थोड़ी ना कि बचा के रखते हो किचन में, वो क्या होएगा, ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, उसमें कुछ ना कुछ बीमारियों का कारण बन जाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे, वो बीमारी करेंगे। तो इसी तरीके से अगर इनको नहीं छाना गया हमारे रक्त में से, तो रक्त में क्या हो जाएगा, ये जम जाएंगे, जिसकी वजह से रक्त का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, और जिससे ऑक्सीजन सभी शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुँच पाएगी, और इससे क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो इनका बाहर निकालना जरूरी होता है। अब ये बेटा हमने पढ़े थे 9th क्लास में, जीव जो होते 2 तरीके के होते, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे करते हैं, वो तो हमने कर लिया था। यहाँ पे उत्सर्जन आएगा। ठीक है, उत्सर्जन पढ़ रहे हैं। तो विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सभी जीव अलग अलग तरीके से उत्सर्जन करते हैं, मतलब कि वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बेटा, उनमें एक ही कोशिका होती है, तो उसमें क्या करेगी, वही कोशिका सारे काम करेगी। जैसे आपके पास अगर आप एक ही रूम वाले घर में रहते हो तो क्या होता है, सारे काम उसी रूम में होते हैं। लेकिन अगर आपके 3-4 कमरे हैं तो क्या करते हो, पढ़ने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है, सोने के लिए अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका होती है, वही सारे कार्य करती है। तो उसी कोशिका के शरीर की सतह से जल में विसरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेटा बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। तो इसके बहुकोशिकीय जीवों में क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती है जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पाचन के लिए अलग से अंग थे, ठीक है, परिवहन के लिए अलग से अंग थे, और ऐसे ही श्वसन के लिए अलग से अंग थे, ऐसे ही उत्सर्जन के लिए भी अलग से इसमें विशिष्ट अंग होते हैं जो यह कार्य करते हैं। ठीक है, निष्कासन का। अब मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे बेटा हम। तो मानव में उत्सर्जन में क्या होता है, मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे कि यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन करना होता है। ठीक है, तो मानव में जो उत्सर्जन होता है मुख्य रूप से शरीर से जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं बेटा, उन सब के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं घटक। तो जब हम खाते हैं तो उसमें से कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ बच जाते हैं, तो उनका निष्कासन मुख्य रूप से करना होता है। इस तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होते हैं, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो ये इसके 4 भाग होते हैं जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाए गए हैं और इस तरीके से भी दिखाए गए हैं। मूत्रमार्ग यहाँ पर बताया, वृक्क यहाँ पर बताई है, मूत्रवाहिनी यहाँ पर और मूत्राशय यहाँ पर। इनका क्या कार्य है बेटा, ये भी बड़ा करके दिखाया है इसमें। देखो वृक्क का क्या होता है, कहाँ पर होता है, ये उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है वृक्क। ठीक है, जिनको आप किडनी भी बोलते हो। जैसे आपने सुना होगा किडनियाँ खराब हो जाती है तो क्या करती है, वो रक्त को छानना बंद कर देती हैं, जिससे क्या हो जाए, ये वर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं और जिसकी वजह से फिर उनकी मतलब कि मृत्यु की कगार पर वो पहुंच जाते हैं। इसलिए इसका बहुत जरूरी है, उत्सर्जन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे श्वसन जरूरी है। मूत्र मार्ग में क्या होता है बेटा, मूत्र का निष्कासन होता है। ओके, मूत्रवाहिनी क्या करती है, वृक्क से निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी किडनियों के अंदर बेटा रक्त को छनने के बाद जो बचता है वो वर्ज्य पदार्थ, वो क्या होता है, मूत्र होता है। ठीक है, उसको नलिका में प्रवाहित किया जाता है इसके द्वारा, मतलब कि वृक्क से
किडनी से ये इसमें प्रवाहित होता है, वहाँ से फिर वो कहाँ पर आता है बेटा, मूत्राशय के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है। मूत्रवाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण यहाँ पर इकट्ठा होता है और जो कि समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होती है इसमें। ये आपको डायग्राम में दिखाई भी गई है बेटा। ये देखो आपकी क्या है, वृक्क है, जिनको आप किडनी भी बोलते हो। ये बाईं है, ठीक है, और ये बायां वृक्क, ये बायां वृक्क है और ये बाईं धमनी है जिनमें रक्त फ्लो करता है। ठीक है, महाधमनी है बेटा ये, और क्या नाम है, ये महाशिरा है जो नीले रंग की दिख रही है आपको, और ये बाईं मूत्रवाहिनी है। वाहिनी भी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, हमने पढ़ा था एक जोड़ा। तो ये मूत्रवाहिनी है जो आप येलो रंग की देख रहे हो, ये जो आप सेम जैसे मतलब कि राजमे के जैसे बीज देख रहे हो, ये आपकी किडनी है। ठीक है, और बेटा ये जो होता है आपका मूत्राशय होता है। ठीक है, और इससे नीचे जो होता है ये होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, इसको सिशन भी बोलते हैं, सिसन में होता है। ओके, अब बेटा ये क्या कैसे होता है, क्यों करवाया जाता है, तो क्या ज़रूरत है इसकी, तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। ठीक है, ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये छने बेटा, यहाँ से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठे हुए और जो कि समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिए गए। ठीक है, और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब ये काम होता कैसे है बेटा, तो जैसे आपने पढ़ा था कोशिकाओं में, जैसे आप ये समझो भवन का जो निर्माण होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है, उनके लिए सबसे छोटी जो चीज़ हम प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, ईंट। तो ईंट उसकी क्या हो गई, एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी कि उसके सहायता से क्या होता है, ये भवन का निर्माण हो पाता है। तो ऐसे ही बेटा ये रक्त जो क्षमता है वो किसकी सहायता से होता है, वृक्काणु, नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्क का निस्यंदन एकक होता है, एकक है, ये आपको बताया कि किस तरीके से होता है। तो ये उसके अंदर इकाई होती है जिसकी सहायता से वो रक्त को छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप डायग्राम में अच्छे से देखोगे, पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ। यह वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रुधिर केशिकाओं द्वारा, जो रुधिर की केशिकाएं होती बेटा, हमने पढ़ी थी रुधिर की कणिक, 3 रक्त कणिकाएं होती थी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और साथ में प्लेटलेट्स होते थे। उसके अलावा बेटा केशिकाएं होती है जहाँ पर क्या होता है, रुधिर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो छोटी छोटी होती हैं बिल्कुल। तो रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है। तो एक नलिका में गमन करता है जिसे क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से गमन करता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या नाम है, ये केशिका गुच्छ जिसको ग्लोमरुलस भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ग्लामेरुलस बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो। यह एक कप की आकृति की होती है। तो एक ये कप की आकृति की होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। तो इसकी आकृति कप जैसी होती है जिसको बोमन संपुट कहते हैं, से आच्छादित होती है। तो बोमन संपुट के द्वारा ये आच्छादित होती है। आप यहाँ से अच्छे से देखो डायग्राम से, तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका, बोमन संपुट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, केशिका गुच्छ होती हैं काफ़ी सारी, और ये वृक्क की धमनी की शाखाएं हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, जहाँ से रक्त इसमें से मतलब कि धकेल कर निकाला जाता है। इसमें से उसको पास होना पड़ता है। जैसे आप किसी गुफा में जाते हो तो आपको एक रास्ते से जाना पड़ता है, तो इनको यहाँ से जाना पड़ता है। ठीक है, ये वृक्क शिरा की शाखा, ये वृक्क धमनी की थी। तो धमनी की भी है और क्या है इसमें, शिरा की भी, जिसमें एक में से तो क्या होता है, रक्त आता है और दूसरे में से छन के जाता है। ठीक है, और इस तरीके से बेटा ये इतना कह लो आपकी गुच्छित है, एक तरीके से एक दूसरे में उलझा हुआ, जहाँ पर रक्त छनता है। वृक्काणु का नलिकाकार भाग, और ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है। और ये जो है बेटा ये संग्राहक वाहिनी है, जो क्या करती है, रक्त को जो छानने के बाद होता है उसको इकट्ठा करके रखती है, संग्राहक वाहिनी है ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा नेफ्रॉन का इकाई है जिसका आपको डायग्राम दिखाया गया है। अब ये कार्य किस तरीके से करते हैं बेटा, किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि मतलब रक्त से छनने के बाद कैसे निर्माण होता है। तो शरीर में मूत्र निर्माण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। तो जब अधिक दाब हो जाता है बेटा तो क्या करता है, अधिक दाब के अंतर्गत जो केशिका गुच्छ होती है, केशिका गुच्छ के अंदर अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा, ठीक है, ये एक अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा क्या होता है, विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेल दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम है बेटा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, तो तब क्या होता है, धकेलने के बाद तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। तो रुधिर क्या होता है, नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहाँ पर ग्लूकोज
अमीनो अम्ल, लवण और जल को चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। तो जैसे वो रक्त धकेला गया उसमें से बेटा वापस से ग्लूकोज हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, लवण हो गए और जल हो गए, इनको दोबारा से अब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है, पुनर्अवशोषण हो जाता है रक्त का इनमें। फिर जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है कुछ आयन जैसे कि पोटेशियम और अमोनियम आयन, ठीक है, रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, जब ये क्षमता है तो उस टाइम पर पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन क्या होते हैं, रुधिर में से, रक्त में से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। तो उस जल में क्या होते हैं बेटा, उस जल के अंदर ये आयन होते हैं, उसमें से आयन को ये अवशोषित कर लेती है संग्राहक वाहिनी और जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है वापस से रक्त के अंदर, ठीक है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और जो वर्णक जो मतलब कि मूत्र को रंग देता है भी होता है। तो अब देखो बेटा, इस मूत्र के अंदर तीन तीन चीज़ें होती हैं, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है, और एक वर्णक होता है जिसकी वजह से उसका येलो रंग होता है, ठीक है, तो मूत्र का रंग होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होती है विद्यमान। अब ये तो बन गया मूत्र बेटा। अब मूत्र का निष्कासन कैसे होता है, मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, ठीक है। ये बनने के बाद ये कहाँ जाता है, वृक्क से मतलब कि किडनी से मूत्रवाहिनी में जाता है, जहाँ से यह मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि ये फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, ठीक है। तो जब ये तब तक वहीं पर ही इकट्ठा रहता है जब तक वो प्रेशर क्रिएट ना हो जाए और फिर ये बाहर निकाल दिया जाता है उस दाब के द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया थी जिसमें हम रक्त को छानते और शरीर के वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था बेटा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो किस प्रकार करेंगे। तो एक कोशिकीय जीवों में बेटा, एक कोशिकीय जीव अवशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख दोगे। अब बेटा सेकंड क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न होता है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनके शरीर में कोई भी विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग से विशिष्ट अंग होते हैं। इसी प्रकार उत्सर्जन के लिए भी उनके शरीर में विशिष्ट अंग होते हैं जो यह कार्य करते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जबकि एक कोशिकीय जीव वह एक कोशिकीय जीव में आएगा, ठीक है, में केवल एक ही कोशिका होती है जो यह सारे कार्य करती है, ठीक है। तो आप सेकंड में यह आंसर लिख दोगे। अब बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो कार्यात्मक इकाई कौन है बेटा, वृक्क में नेफ्रॉन है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी थी। तो आप क्या लिखोगे कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नेफ्रॉन में यह कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो ये जो अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है ये कहाँ पर होता है, तो अति सूक्ष्म निस्यंदन विलय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलने का कार्य करता है और यह केशिका गुच्छ में स्थित होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा ये मानव उत्सर्जन तंत्र का आप नामांकित चित्र बना दोगे यहाँ पर जो आपको दिखाया गया, ठीक है, और साथ में ये बनाना चाहो तो ये भी बनाओगे, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी एक एक चीज़। अगर फिर भी नहीं आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।